Good morning students. Welcome in business studies class. Today we are going to start a new chapter, that is capital structure. What is capital structure? Capital structure refers to relative proportion of different sources of long-term finance. In order to understand clearly the meaning of capital structure, it is essential to know the meaning of two other related terms, that is capitalization and financial structure. कैपिटल स्ट्रक्चर रियल में क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर रियल में है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का रिलेटिव प्रोपोर्शन, कि कितने लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आप ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे हो और उनका क्या प्रोपोर्शन रहेगा, कि आप डिबेंचर्स कितने परसेंट यूज कर रहे हो, इक्विटी शेयर्स कितने परसेंट यूज कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना परसेंट आप यूज कर रहे हो, रिटेन्ड प्रॉफिट्स आप कितना यूज कर रहे हो, इनका जो प्रपोर्शन है उस प्रपोर्शन को ही हम क्या कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं. लेकिन इस प्रपोर्शन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें इंपॉर्टेंट टू टर्म्स हैं, वन इज कैपिटलाइजेशन एंड अदर इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. इन दोनों टर्म्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. Before knowing the meaning of these three terms, it would be profitable to have the knowledge of the following. A company requires finance in order to run its business properly. It is mostly obtained from the sources. First one is equity share capital, second is preference share capital, third is borrowed capital, fourth is retained profits, and last is current liability. Suppose a company is in need of rupees 10 lakh that it gets as under. एक कंपनी को 10 लाख रुपीस की ज़रूरत है अपने एक प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, और उस कंपनी ने 10 लाख रुपीस किस तरह से कलेक्ट किए हैं? 4,50,000 रुपीस के उन्होंने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, 2,25,000 रुपीस की उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए, 1,12,500 जो है उन्होंने बोरोड कैपिटल की फॉर्म में रिसीव कर लिया. इट मीन्स उन्होंने डिबेंचर्स इशू कर दिए या किसी बैंक से लोन ले लिया. 1,12,500 रुपीज उन्होंने रिटेन्ड प्रॉफिट्स यूज किए, यानी कि जो प्रॉफिट्स प्रीवियस ईयर्स में उन्होंने अर्न किए थे उसमें से जो उन्होंने सेव करके रखा हुआ था, जो डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था प्रॉफिट का पार्ट, वो पार्ट रिटेन्ड प्रॉफिट था और वो अमाउंट कितना था? 1,12,500. और 1 लाख रुपीज की उनकी करंट लायबिलिटीज हैं. 1 लाख रुपीज की करंट लायबिलिटीज का मतलब कि 1 लाख रुपीज के क्रेडिटर्स हैं उनके, बैंक ओवरड्राफ्ट्स हैं उनके, ठीक है. उन्होंने करंट लायबिलिटी की फॉर्म में भी कुछ मनी रिसीव कर ली है. तो इस तरह से उनके पास टोटल 10 लाख रुपीस जो हैं वो रिसीव हो गए हैं. अब वो अपने प्रोजेक्ट को स्मूथली हैंडल कर सकते हैं. अब अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो हमने यहाँ पर टू टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है. वन इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और वन इज कैपिटलाइजेशन. देन वी कम टू द पॉइंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. अब अगर कैपिटल स्ट्रक्चर को हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो हमने तीनों टर्म्स का मीनिंग क्लियर करना पड़ेगा. अब सबसे फर्स्ट आप ये देख रहे हैं कि जो ये सोर्स ऑफ कैपिटल है, ये सोर्स ऑफ कैपिटल जो है ये क्या है हमारे पास? एग्रीगेट ऑफ द लायबिलिटी साइड. पूरी लायबिलिटी साइड की ये आइटम्स हैं आपके पास. बैलेंस शीट की जो हमारी लायबिलिटी साइड है उस लायबिलिटी साइड की ये सभी आइटम्स आपको शो हो रही हैं, ठीक है. और इनका टोटल कितना आ रहा है कि कंपनी को 10 लाख रुपीस की जरूरत थी और कंपनी ने 10 लाख रुपीस जो है यहाँ पर कलेक्ट कर लिए हैं. अब 10 लाख रुपीस का अगर हम परसेंटेज शो करें, परसेंटेज में देखें तो टोटल कैपिटल जो है 100% टोटल कैपिटल, यानी कि जो 10 लाख रुपीस हैं उनमें से 100% में से 45% क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल है, 22.5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 11.25% बोरोड कैपिटल है, 11.25% रिटेन्ड प्रॉफिट्स यूज किए गए हैं और 10% करंट लायबिलिटीज को यूज में लिया गया है. अगर हम परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल को यूज करते हैं तो इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. परसेंटेज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर.
if the current liabilities, that is 10% of the total capital, are subtracted from the financial structure, it is called capitalization. अगर हम करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट 1 लाख रुपीस अपने परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल में से डिडक्ट कर देते हैं, तो जो हमारे पास इक्विटी, प्रेफरेंस, बोरोड और रिटेन प्रॉफिट्स का परसेंटेज शो होता है, यानी कि 9 लाख रुपीस का जो परसेंटेज शो होता है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन. देन नेक्स्ट टू द percentage of long term capital sources. Relative proportion of different sources of capitalization is called capital structure. अगर relative proportion देखा जाए capitalization का relative proportion यानी कि 50% equity share capital, 25% preference share capital, 12.5 borrowed capital and 12.5 retained profits, अगर इनका proportion देखा जाए तो it is called capital structure. Capital structure refers to relative proportion of different sources of long term finance. अब long term finance का different proportion अगर हमने calculate किया तो वो क्या आया हमारे पास, 50% equity share, 25% preference share और 12.5 borrowed capital and 12.5 retained profits. So it is called the capital structure. Finally we can say that capital structure refers to the relative proportion of different sources of long term funds. इस टेबल को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे बेटा. सबसे फर्स्ट हमने क्या लिया है, अपनी सोर्स ऑफ कैपिटल. सोर्स ऑफ कैपिटल हमारे को कहाँ शो हो रहे हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो हो रहे हैं. अब ये लायबिलिटी साइड का अगर हम अमाउंट चेक करते हैं तो हमारे पास हमें 10 लाख रुपीस की ज़रूरत थी और हमारी कंपनी ने डिफरेंट प्रपोर्शंस में 10 लाख रुपीस कलेक्ट कर लिया है, कुछ इक्विटी से, कुछ प्रेफरेंस से, कुछ बोरोड से, कुछ रिटेन प्रॉफिट से और देन करंट लायबिलिटीज को भी यूज़ किया गया है. अब 10 लाख रुपीस का अगर परसेंटेज में कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है, तो वो सारा जो परसेंटेज है वो क्या कहलाता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहलाता है. और अगर 10 लाख रुपीस में से 1 लाख रुपीस को डिडक्ट कर दिया जाता है तो जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस 9 लाख रुपीस शो होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन. अब अगर 9 लाख रुपीस का परसेंटेज निकाला जाता है, क्योंकि 9 लाख रुपीस किसको शो कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को शो कर रहे हैं. अगर 9 लाख रुपीस का परसेंटेज निकाला जाता है यानी कि 4,50,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 50%. 2,25,000 divided by 9 lakh multiplied by 100, that is 25%. 1,12,500 divided by 9 lakh multiplied by 100, that is 12.5. Again 1,12,500 divided by 9 lakh multiplied by 100, that is 12.5. ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म सोर्सेज का हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं और उनका वेरियस प्रपोर्शन आ रहा है, रिलेटिव प्रपोर्शन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. Finally, we can say that financial structure, it refers to the composition of the liability side of balance sheet. In other words, it includes both terms, short term and long term. Sources of capital, short term में क्या आ रही थी, current liabilities आ रही थी, long term में क्या आ रही थी, equity, preference, borrowed and retained profits आ रहे थे. The second term it refers to the aggregate of long term sources of capital. In other words, if short term capital, that is current liabilities, are excluded from financial structure, what remains is capitalization. The last term is capital structure. It refers to the relative proportion of different sources of long term capital with regard to relation between capitalization and capital structure. It can be said that the capitalization is a quantitative aspect of long term funds, whereas capital structure is the qualitative aspect. Very important, 1 mark question is there. Quantitative aspect relates to capitalization and qualitative aspect relates to capital structure. Now come to the next topic, that is debt capital and equity share capital from the point of view of cost and risk.
अगर हम कॉस्ट और रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेट कैपिटल जो है वो मोर रिस्की है या लेस रिस्की है, मोर कॉस्टली है या लेस कॉस्टली है, ये इस टॉपिक में हमने स्टडी करना है। द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल इज लेस देन द इक्विटी कैपिटल. Its main reason is that the investment made by the lender is less risky. The lender always get priority in the return of capital and payment of interest. On the other hand, equity share capital is most costly. Even the rate of dividend is not certain. Its reason is that the investment made by the equity shareholder in the business is more risky. Equity shareholders receive their dividend and capital at the last of all. अब देखिए कि अगर हम कोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जज करते हैं तो कोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट कैपिटल जो है वो लेस कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि अगर डेट लिया आपने यानी कि डिबेंचर्स इशू किए या बैंक से लोन लेकर डेट की फॉर्म में यूज किया तो उसके ऊपर आपको एक फिक्स परसेंटेज इंटरेस्ट देना है, फिक्स टाइम पीरियड तक देना है। 5 इयर्स के लिए आपने डिबेंचर्स इशू किए, 5 इयर्स के बाद उनका रिडम्पशन हो जाएगा और उनका जो इंटरेस्ट है वो 5 इयर्स तक ही आपको पे करना है और उसके बाद आपका कोई भी लायबिलिटी उस डेट से रिगार्डिंग नहीं रहेगा, यानी कि उसकी कॉस्ट आपको एक लिमिटेड पीरियड तक ही पे करनी है। लेकिन जो इक्विटी शेयर्स हैं वो मोर कॉस्टली हैं। क्यों कॉस्टली हैं? क्योंकि जितना डिविडेंड आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना है वो डेट के इंटरेस्ट से क्या हो जाता है, ऑलवेज मोर हो जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कंपनी को हायर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो रेट ऑफ डिविडेंड भी क्या रहेगा, हायर रहेगा। और रेट ऑफ डिविडेंड आपको लाइफ टाइम पे करना है। जब तक कंपनी जो है वो लाइव रहेगी तब तक इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर कंपनी को जो है डिविडेंड पे करना ही होगा हर हाल में। लेकिन डेट के ऊपर एक फिक्स टाइम पीरियड तक ही इंटरेस्ट पे करना होता है। उसके बाद जब उसका रिडम्पशन हो जाता है, जब रीपेमेंट हो जाता है तो डेट से रिलेटेड कोई लायबिलिटी कंपनी की नहीं रहती। सो वी कैन से दैट कि डेट कैपिटल इज लेस कॉस्टली एंड इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोर कॉस्टली। क्यों? क्योंकि डिविडेंड लाइफ टाइम पे करना होता है, इंटरेस्ट एक फिक्स टाइम पीरियड तक पे करना होता है और जब कंपनी वाइंड अप होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैपिटल रिटर्न की जाती है। लेकिन डेट की जो कैपिटल है, डेट का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिटर्न कर दिया जाता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेट कैपिटल इन बिजनेस इज मोर रिस्की because the lenders can file a request with the judiciary for the closure of the company in case they do not get their interest and their capital invested. This right is not available to the equity shareholders, hence there is no risk to the company from this side. अब अगर रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेट कैपिटल क्या है, मोर रिस्की है। क्यों? क्योंकि अगर डेट कैपिटल का रीपेमेंट रिडम्पशन टाइमली नहीं किया गया तो जो लैंडर्स हैं वो कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं कि हमारे जो रीपेमेंट मिलने चाहिए थे एक फिक्स टाइम पीरियड पर वो नहीं मिले हैं। बैंक से आपने लोन लिया है, बैंक को आपने रीपेमेंट नहीं किया, बैंक को अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया तो बैंक आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर देगा। आपने जो सिक्योरिटी की फॉर्म में जो फिक्स्ड एसेट बैंक के पास सिक्योर्ड रखी हुई हैं उन फिक्स्ड एसेट्स को वो फोरफिट कर लेगा, जब्त कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए डेट कैपिटल क्या है, मोर रिस्की है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऐसे कोई राइट नहीं है। कंपनी को चाहे कितने ही प्रॉफिट हो रहे हो, कितने लॉस हो रहे हो, कंपनी वाइंड अप होगी तभी इक्विटी शेयर्स की कैपिटल वापस की जाएगी अगर कंपनी के पास फंड्स अवेलेबल होंगे। कंपनी के पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, कंपनी वाइंड अप होने जा रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी वो कैपिटल कंपनी के पास ही रहेगी, वो कैपिटल उनको रिटर्न नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी को क्या हो रहे हैं, हैवी लॉसेस हो रहे हैं। लेकिन डेट कैपिटल चाहे कितने हैवी लॉसेस ही क्यों ना हो रहे हों, कंपनी को हर हाल में वापस करनी कंपल्सरी होगी। सो वी कैन से दैट डेट कैपिटल इन बिजनेस इज more risky as compared to equity share capital. Our next topic is debt capital and preference share capital, similarities and dissimilarities. Very first we are going to discuss the similarities.
The company has to pay a definite rate of interest on the debt capital and a definite dividend on the preference share capital. In class 11 we have already studied that कि डेट कैपिटल के ऊपर भी एक फिक्स परसेंटेज होता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ भी एक फिक्स परसेंटेज अटैच होता है, जिस परसेंटेज के अकॉर्डिंग एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन वो डिविडेंड प्रोवाइड करना कंपल्सरी नहीं होता। क्यों कंपल्सरी नहीं होता? क्योंकि अगर प्रॉफिट होंगे तो ही डिविडेंड देना है, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं तो डिविडेंड नहीं देना। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो प्रोवाइड करना कंपल्सरी होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हो चाहे लॉस हो रहे हो, कंपनी को डेट के ऊपर इंटरेस्ट देना कंपल्सरी होता है। Therefore, both these sources of capital are fixed cost capital, दोनों के साथ एक फिक्स परसेंटेज होता है। इसीलिए एक सिमिलैरिटी दोनों में यही रहेगी कि डेट कैपिटल के साथ भी एक फिक्स परसेंटेज है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ भी एक फिक्स परसेंटेज है, तो दोनों ही एक फिक्स कॉस्ट कैपिटल कहे जाएंगे। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑलवेज ऑफ फ्लक्चुएटिंग नेचर। डिविडेंड जो देना है इक्विटी शेयर्स को वो सर्टेन नहीं होता, उनके साथ कोई फिक्स परसेंटेज नहीं लगा होता। सो इट इज कॉल्ड ए फाइनेंशियल सोर्स ऑफ फ्लेक्सिबल कैपिटल कॉस्ट। इसीलिए हम प्रेफरेंस शेयर जो है उसे फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं और इक्विटी शेयर कैपिटल का जो नेचर है उसे फ्लेक्सिबल कैपिटल कॉस्ट में शो किया जाता है। सेकेंड पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज इज both the sources of capital are less costly और cheaper than the equity share capital। दोनों के साथ एक फिक्स परसेंटेज होता है, इसीलिए इनको कम ही डिविडेंड कम इंटरेस्ट पे किया जाता है और इक्विटी शेयर्स के साथ कोई भी फिक्स परसेंटेज नहीं होता। जितने हायर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी को होते जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड का रेट है उतना ही क्या होता जाता है, हायर होता जाता है। कम टू द डिससिमिलैरिटीज, a company has to make payment of interest on debt capital whether it earns profit or makes losses. However, dividend on preference share capital is paid only if the company earns profit. इंटरेस्ट का पेमेंट करना कंपल्सरी होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हो चाहे लॉस हो रहे हो। लेकिन डिविडेंड ओनली उसी केस में पे किया जाता है जब कंपनी क्या अर्न करती है, प्रॉफिट्स अर्न करती है। सेकेंड पॉइंट इज the company gets tax benefit, very very important point है ये, on the payment of interest on the debt capital. The reason is obvious as the tax is calculated only after the payment of interest. In other words, the payment of interest reduces the tax liability. यहीं तक डिस्कस करेंगे। वेरी फर्स्ट, अगर आपने डेट कैपिटल का यूज किया है तो आप डेट कैपिटल के ऊपर जो भी इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो वो इंटरेस्ट कहाँ शो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जैसे ही वो इंटरेस्ट का अमाउंट शो होता है, ऑटोमेटिक आपके प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। प्रॉफिट्स कम होंगे तो ऑटोमेटिक टैक्स लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, द टैक्स इज कैलकुलेटेड बिफोर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज मेड। अब जो डिविडेंड है वो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में शो नहीं होता। अब डिविडेंड अगर शो नहीं हो रहा तो इट मीन्स प्रॉफिट की कैलकुलेशंस के बाद डिविडेंड को कैलकुलेट किया जा रहा है, तो डिविडेंड की पेमेंट से हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हम जो टैक्स पे करते हैं वो किस पर पे करते हैं, प्रॉफिट्स पर ही पे करते हैं। तो नो बेनिफिट, नो टैक्स बेनिफिट बिकम्स अवेलेबल इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। दिस इज द रीजन दैट द डेट कैपिटल इज चीपर देन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दोनों ही फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल हैं, डेट कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी, लेकिन फिर भी डेट कैपिटल को चीपर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। जैसे ही इंटरेस्ट P&L की डेबिट में आता है, प्रॉफिट ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं और कम प्रॉफिट्स के ऊपर, कम इनकम के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन डिविडेंड जो है वो हमारा टैक्स के बाद जो नेट प्रॉफिट्स के बाद हम कैलकुलेट करते हैं और उसका हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारे टैक्स के ऊपर कोई हम बेनिफिट अवेल नहीं कर सकते। फाइनली वी कैन से दैट डेट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
both are fixed cost capital, but because of the compulsion of the payment of interest और डिविडेंड दे आर डिफरेंट इन नेचर. इंटरेस्ट पे करना कंपल्सरी है, डिविडेंड पे करना कंपल्सरी नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहे हैं चाहे लॉस हो रहे हैं, इंटरेस्ट हर हाल में पे करना ही होगा. लेकिन डिविडेंड कब पे होता है? जब ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो रहे हो? ओनली एंड ओनली प्रॉफिट्स हो रहे हो. दैट्स ऑल अबाउट द डेट कैपिटल एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल. Thanks and have a nice day.